नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारा हिंदी साहित्य का टॉपिक चल रहा है और हिंदी साहित्य में आज जो क्लास संख्या है वो 20 है। आपको कहीं नोट्स वगैरह कुछ भी मंगवाने हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9929261623 पर, या कोई कोर्स परचेज करना है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी कोई सा भी, तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साथियों, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था आदिकाल को किस किस ने जो है क्या क्या नाम दिए हैं, वो सारे हमने देख लेते। लगभग 20 से 22 राइटर हमने देखे वहां पर। तो आज की क्लास में जो हम लोग देखेंगे आदिकाल का जो नामकरण हुआ है उसका विश्लेषण करेंगे। आज के ये नामकरण जो उन्होंने किया है वो किस आधार पर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, आदिकाल का नामकरण में आदिकाल नामकरण का विश्लेषण टॉपिक डालिए। आदिकाल नामकरण विश्लेषण। आदिकाल नामकरण विश्लेषण। नामकरण विश्लेषण। आदिकाल का जो नामकरण आदिकाल हुआ है उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग राइटर ने जो अलग अलग नाम दिए हैं उनका भी हम विश्लेषण करेंगे, सभी का नहीं करेंगे, जो इंपोर्टेंट है उसी का करेंगे। ठीक है ना, विश्लेषण जो इंपोर्टेंट है ना उसी का करेंगे, ज्यादा सभी का हम करने वाले नहीं है, क्योंकि जो इंपोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, ज्यादातर नहीं। चलिए, सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर विश्लेषण करने वाले हैं, एक नंबर पर ग्रेसन द्वारा दिया गया नाम या ग्रेसन द्वारा दिया गया जो भी आदिकाल का नाम है। तो ग्रेसन ने क्या नाम दिया था आदिकाल का? चारण काल कहा था। ग्रियसन द्वारा दिया गया नाम, क्या नाम दिया था इन्होंने? चारण काल। इन्होंने नाम दिया था चारण काल। अब इसका विश्लेषण हम करने वाले हैं कि ऐसा इन्होंने क्यों बोला था, इसके ऊपर आपको लिखना है। चलिए लिखे। सबसे पहले बात है, ग्रियर्सन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रियर्सन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए विविध कालखंडों का नामकरण किया। विविध कालखंडों का नामकरण किया। ग्रियर्सन ही ऐसे व्यक्ति थे, सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए जो है अनेक या विविध कालखंडों का जो है इन्होंने नामकरण किया था। ग्रियर्सन पहले व्यक्ति थे। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। इसके आधार को हम लोग बना रहे हैं, और क्यों कहा था, कैसे किया था, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसके लिए दूसरी बात लिखिए, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास हिंदी साहित्य के विकास के आरंभिक चरण को चारण काल कहा है। इन्होंने हिंदी साहित्य के जो विकास है उसमें जो आरंभिक चरण है, इस वजह से इन्होंने इसको क्या कहा? चारण काल कहा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात थी साथियों। इसके बाद में तीसरे नंबर पर लिखिए, इसी क्रम में तीसरे नंबर पर ग्रियर्सन ने क्या बोला? ग्रियर्सन हिंदी साहित्य का आरंभ, ग्रियर्सन हिंदी साहित्य का आरंभ 643 ईस्वी से मानते हैं। 643 ईस्वी से मानते हैं। ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य का आरंभ माना है वो 643 ईस्वी से माना है, और इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास का जो आरंभिक जो चरण है उसको नाम दिया था इन्होंने चारण काल। और ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को जो कालखंड है उन सभी को भी नाम इन्होंने दिया, लेकिन आरंभिक चरण का नाम इन्होंने चारण काल कहा। और ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ माना है वो 643 ईस्वी से माना है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आगे लिखिए, तथा हिंदी साहित्य के विकास के
के विकास के तथा हिंदी साहित्य के विकास के प्रथम प्रथम चरण को चारण काल कहते हैं। प्रथम चरण को चारण काल कहते हैं। किंतु इस अवधि के दौरान जो है चारणों द्वारा लिखित कोई रचना उपलब्ध नहीं है। लिखित कोई रचना उपलब्ध नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि आपने चारण काल तो कह दिया, लेकिन चारण काल कहना भी एक, यहां पर इन्होंने कहा कि इस दौरान कोई चारणों द्वारा कोई लिखित रचना ही नहीं है। ठीक है ना। तो इन्होंने इस तरह से विश्लेषण किया है पूरा, मतलब अच्छे से इसको घोटा है। किसने? ग्रियर्सन ने। ये सारी बातें जो है ना एकदम फैक्ट है ये। ठीक है, चलिए अगली लाइन में लिखिए। अगली लाइन में लिखो, चारण काल कहने से साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। चारण काल कहने से साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध मतलब ज्ञान नहीं होता। यह भी बात है, क्योंकि चारणों द्वारा लिखित कोई रचना उपलब्ध ही नहीं है, तो साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध कैसे होगा? होगा ही नहीं वहां पर। ठीक है, अगली बात लिखिए। इस नाम से युग चेतना का भी बोध नहीं होता है। इस नाम से युग चेतना का बोध भी नहीं होता है। कोई मतलब उस युग में कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे चेतना प्रकट हो, जिससे जो है जोश उत्साह सारी चीजें, वहां पर कोई बात होती नहीं है। तो ये चीजें भी इन्होंने कही है। अतः हम लोग यहाँ पर नोट लगा लीजिए आप, और यहाँ पर नोट लगा के लिख लीजिए सारी बातें। फाइनल निचोड़ ये निकलता है, अतः ग्रियर्सन द्वारा दिया गया जो नाम है वो उपयुक्त नहीं है। अतः ग्रियर्सन द्वारा दिया गया नाम उपयुक्त नहीं है। लास्ट में हमने ये बात निकाल ली है कि ग्रियर्सन द्वारा, क्योंकि उसमें न तो साहित्यिक प्रवृत्ति है, न उसमें कोई युग चेतना है, ठीक है, और न चारण काल किया, तो उस दौरान उस अवधि में कोई चारणों के द्वारा जो है कोई रचना लिखित भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा फैक्ट ऐसा मिला है जिससे ये नाम जो है हम लोग नहीं मानते हैं, ऐसा बहुत सारे विद्वान यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगली बात आती है, मिश्र बंधुओं द्वारा जो प्रदत्त नाम है। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा, किसको? आदिकाल को। तो मिश्र बंधुओं द्वारा प्रदत्त, दूसरे नंबर पर डालिए, मिश्र बंधुओं द्वारा प्रदत्त आरंभिक काल। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा? आरंभिक काल का। आरंभिक काल, मिश्र बंधुओं द्वारा प्रदत्त आरंभिक काल नाम। अब मिश्र बंधुओं ने जो आरंभिक काल कहा है, उसके पीछे भी क्या क्या रीजन है उसको भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। देखो, नंबर एक सबसे पहले लिखो, इस नाम से साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। यह एक सामान्य संज्ञा है। यह एक सामान्य संज्ञा है। यह एक सामान्य संज्ञा है। यहां पर भी इससे कोई साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध नहीं हो रहा है। इसके बाद में देखो, इससे भी जो है युग चेतना का बोध नहीं होता। अब जब इसमें भी एक साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध नहीं है, युग चेतना का बोध नहीं है, तो इसको भी कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते ना भाई। इससे युग चेतना का बोध नहीं होता है। इससे भी युग चेतना का बोध नहीं होता है।
ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है साथियों, मतलब ये फैक्ट करती है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने नाम तो माना ही है ना, लेकिन फिर भी हमने आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा ही है ना, क्योंकि पेपर में तो आएगा तो करना पड़ेगा ना हमें। वो तो बहुत, ये तो विश्लेषण है, ठीक है भाई। विश्लेषण में क्या है कि ऐसा मतलब ये किसने कहा, ऐसा आ जाए तो फिर हम लोग उसको थोड़ा देख लेंगे, और तो कुछ भी नहीं है। चलिए लिखिए, इसके बाद में यहाँ पर अगला पॉइंट है, मिस्र बंधुओं द्वारा किए गए नामकरण को, मिस्र बंधुओं द्वारा किए गए नामकरण को, मिस्र बंधुओं द्वारा किए गए नामकरण को अस्वीकार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, नामकरण को अस्वीकार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अब क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो लिख लीजिए यहां पर। प्रवृत्तियों का ध्यान रखे बिना, प्रवृत्तियों बिना की विशेषताओं का, प्रवृत्तियों का ध्यान रखे बिना, प्रवृत्तियों का ध्यान रखे बिना, प्रवृत्तियों का ध्यान रखे बिना किसी कालखंड का, किसी किसी कालखंड का निजी मान्यता के आधार पर नामकरण उचित नहीं है। किसी कालखंड का निजी मान्यता के आधार पर निजी मान्यता के आधार पर, निजी मान्यता के आधार पर नामकरण उचित नहीं है। ऐसा इन्होंने कहा कि आप प्रवृत्ति का यानी कि कोई विशेषता का ध्यान भी नहीं रख रहे हैं। आपकी निजी मान्यता हो सकती है, आपने नाम दिया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खंडित कर दिया इस बात को। उन्होंने कह दिया कि अपनी मान्यता के अनुसार आप नाम मत थोपे, और ये एक आधार नहीं है, और इस आधार का अपनी मान्यता के अनुसार आप कुछ भी मान लोगे तो ये एक आधार नहीं होता है। तो बिना किसी आधार के आप कालखंड का नामकरण करते हो तो ये मान्य नहीं है, अर्थात ये उचित भी नहीं है। ऐसा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर कहते हैं साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है, ठीक है ना। मिस्र बंधुओं के कालखंड पर इन्होंने एक टिप्पणी दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आगे लिखिए तीसरे नंबर पर। अब तीसरे नंबर पर यहां आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त वीर गाथा काल। आदिकाल को उन्होंने क्या कहा, वीर गाथा काल कहा है। तो तीसरे नंबर पर लिखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। अब इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया गया, इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा भैया, ठीक है ना। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इसको भी हमने जो है ना कुछ तो इसको भी किया ये खंडित, कहीं ना कहीं तो इनको भी जो है हमने माना है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ये सही साबित होता है। तो चलिए लिखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त जो है वीर गाथा काल नाम क्यों सही रहा, क्यों, क्या गलतियां इसमें रही, ऐसा क्यों हुआ, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर विश्लेषित करते हैं। शुक्ल का यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा काल नामकरण के संबंध में प्रस्तुत तर्क, शुक्ल का वीर गाथा काल नामकरण के संबंध में प्रस्तुत तर्क, ये क्या तर्क देते हैं साहब, ये भी आपको जानना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहां पर ये आ जाता है, ये तर्क किसने दिया था, ये कथन किसका है साथियों, क्योंकि बहुत बार पिछले पेपरों में ये देखा गया, कथन बहुत सारे पूछे गए, और आरपीएससी का पैटर्न यही हो चुका है यूपीएससी की तर्ज पर। तो आप सारी चीजें लिखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें लिखा रहा हूं। अब ये क्या तर्क देते हैं साहब, इस तर्क को भी आप यहां पर नोट कीजिए। लिखिए, आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है, आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है, आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो, उक्त काल के भीतर उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती है, भीतर दो प्रकार की
रचनाएं मिलती हैं। दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। तो एक प्रकार की रचना तो अपभ्रंश की ओर देश भाषा बोलचाल की, अपभ्रंश की ओर। एक रचना तो कौन सी है, अपभ्रंश की है, और एक है देश भाषा, यानी देश भाषा यानी कि बोलचाल की भाषा, बोलचाल की। तो दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, एक तो अपभ्रंश की और एक है देश भाषा की। दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। अभी इनका ही तर्क चल रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही की रचना मिलती है साहब। फिर आगे क्या कहते हैं इसी क्रम में, अपभ्रंश की पुस्तकों में कही तो अपभ्रंश की पुस्तकों में कही तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी, जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी, इसको सही लिख लो, निरूपण संबंधी हैं। ठीक है, जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, जो साहित्य की कोटि में नहीं आती। बहुत बड़ा कथन है, थोड़ा सा छोड़ देते, नहीं आती। आगे लिखिए, साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में, साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषय पर, थोड़ा बड़ा तर्क दिया है भाई इन्होंने, इंपॉर्टेंट भी है सर। कुछ तो भिन्न भिन्न विषय पर पुटकल दोए हैं, भिन्न भिन्न विषय पर पुटकल दोहे हैं। ठीक है, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष, उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती, है। कोई उस काल की प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। तो ये इनका थोड़ा सा जो है लंबा कथन है, लेकिन कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखें। आगे इन्होंने एक बात फिर कही है कि साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 ही हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो साहित्यिक पुस्तकें हैं ना, वो केवल 4 ही हैं भाई। देखो, साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 ही हैं, ये तो हमने देखा ही है। मिश्र बंधुओं का भी हमने देख लिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूरा कथन हमने देखा है, और साहित्यिक पुस्तकें केवल इन्होंने 4 ही बताई है। लिख लीजिए यहां पर, साहित्यिक पुस्तकें। अब साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 ही हैं। अब साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 ही इन्होंने बताई है। सबसे पहले इन्होंने जो बताई है वो है विजयपाल रासो। ठीक है, दूसरी साहित्यिक पुस्तकें इन्होंने बताई है हमीर रासो। ठीक है, और तीसरी इन्होंने जो पुस्तक बताई है वो है कीर्तिलता। कौन सी बताई है? कीर्तिलता बताई है। इसके बाद में चौथे नंबर पर इन्होंने जो बताई है वो है कीर्ति पताका। यही केवल इन्होंने साहित्यिक पुस्तकें मानी है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नामकरण करने के हिसाब से। इसके बाद में फिर इन्होंने क्या कहा कि देश काल काव्य की 8 पुस्तकें फिर प्रसिद्ध। साहित्यिक तो केवल 4 ही हैं, लेकिन फिर ये कहते हैं आगे कि देश काल काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। 8 पुस्तकें प्रसिद्ध
हैं। फिर 8 पुस्तकें ये और ले लेते हैं, तो 4 और 8 कितनी होगी, 12 पुस्तकें हो गई। लेकिन साहित्यिक तो केवल 4 हैं, और 8 जो पुस्तकें वो देश काल काव्य के अनुसार है, यानी कि पर्टिकुलर वहां के हिसाब से लिखी गई पुस्तकें भी ये मानते हैं। वीरगाथा काल को इनके हिसाब से भी थोड़ा वीरगाथा काल नामकरण उन्होंने किया था। तो यहां पर भी लिख लीजिए आप कौन कौन सी 8 पुस्तकें हैं, लिखो। खुमान रासो, खुमान रासो। दूसरे नंबर पर बीसल देव रासो। तीसरे नंबर पर सबको बाद में हम लिखेंगे, इनके राइटर वगैरह भी सारी चीजें लिखेंगे, अब टेंशन मत लीजिए बस। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। और चौथे नंबर पर लिखिए जयचंद प्रकाश, ठीक है। इसके बाद में 5वें नंबर पर यहां पर लिखिए जयमयंक जस चंद्रिका, जयमयंक जस चंद्रिका। और 6ठे नंबर पर लिखिए परमाल रासो। और इसके बाद में 7वें नंबर पर लिखिए खुसरो की पहेलियां। और 8वें नंबर पर लिखिए विद्यापति की पदावली। तो इस आधार पर वीरगाथा काल नामकरण हुआ था साथियों। तो प्रथम 4 रचनाएं तो जो रही है वो केवल जो है साहित्यिक रचनाएं इन्होंने मानी है, साहित्यिक पुस्तकें मानी है। और उसके बाद में जो 8 रचनाएं हैं वो इन्होंने केवल देश काल काव्य की 8 पुस्तकें मानी है। तो याद रखना, साहित्यिक रचनाएं जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 ही मानी थी, विजयपाल रासो, हमें रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। लेकिन जो बाकी की जो 8 पुस्तकें हैं वो देश काल काव्य के हिसाब से मानी गई है, वहां की कंडीशन के हिसाब से लिखी गई पुस्तकें मानी गई है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वैसे टोटल मिलाकर कितनी पुस्तकों के आधार पर माना गया है, 12 पुस्तकों के आधार पर या 12 रचनाओं के आधार पर यह माना गया है। तो ये आप यहां पर कर सकते हो भाई, ठीक है। इसके बाद में लिखिए आगे, इसके बाद में है, कंटिन्यू कीजिए इसी क्रम को, लिखो इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से, इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से, इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का नामकरण और तथा निरूपण हो सकता है। आदिकाल का नामकरण तथा निरूपण हो सकता है इन 12 पुस्तकों के आधार पर, जो वीरगाथा का नाम इन्होंने दिया है। तो ये 12 पुस्तकें बहुत बड़ा आधार बनती है, ठीक है। इसके बाद में लिखिए यहां पर, इनमें से अंतिम दो तथा बीसल देव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं। याद रखना साथियों, अंतिम 2 यानी कि खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली, अंतिम 2 खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। तो एक तो ये और एक ये, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली तथा बीसल देव रासो को छोड़ करके शेष सभी क्या है, वीर गाथात्मक रचनाएं रही हैं, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। लिखिएगा आगे, लिखो आगे। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल, आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। देखो इसको तो मान्यता मिली है, क्योंकि इन्होंने तर्क दिया है हर चीज का, पुस्तकें बताई इन्होंने, सब बताया है कि कहां से किस हिसाब से जो है हम लोग आदिकाल को वीरगाथा काल दे सकते हैं नाम। तो ये आधार इनका सबसे बड़ा रहा है। और ये सारी बातें जो है इनकी, ये जो तर्क हैं, ये सारी बातें जो है कहां से ली है हमने, कौन सी पुस्तक से लिए, यहां पर वो भी लिख लीजिए। हिंदी साहित्य
हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हिंदी साहित्य का इतिहास की पृष्ठभूमि का यहां से हमने ली है, और जो पृष्ठ संख्या है वो 4 है। पृष्ठ संख्या 4 से हमने ये उठाया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल की भूमिका, तो यहां से हमने ये ली है। ये भी मैंने आपको बता दिया है कहां से लिए। अब इसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्तियां लगाई गई कि ऐसा क्यों भाई, ओवर का क्यों नहीं माना आपने, इन्हीं को क्यों। तो आपत्तियां भी आती है ना, परेशानियां। देखो, जहां अच्छाई है वहां पर कुछ ना कुछ आपत्तियां, परेशानियां भी बहुत सारे लोगों को होती है। तो ये भी लिख लीजिए आप लोग यहां पर। शुक्ल जी द्वारा दिए गए वीर गाथा काल नाम का अनौचित्य क्या है। अब भैया शुक्ल जी ने नाम तो दे दिया, माना भी सही, लेकिन इसका अनौचित्य क्या है, यानी कि इसकी आपत्तियां क्या क्या है, इसकी उचितता क्यों नहीं है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर क्यों 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 नहीं है, क्या रीजन है उन चीजों के, तो वो रीजन भी हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। लिखो, शुक्ल जी ने सिद्धनाथ साहित्य को सिद्धनाथ साहित्य को शुक्ल जी ने सिद्धनाथ साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य की परिधि से बाहर रखा है, जो उचित नहीं। साहित्य की परिधि से बाहर रखा है जो उचित नहीं है। देखो, पहली बात तो यह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल तो नाम दे देते हैं, लेकिन उन्होंने सिद्ध और नाथ साहित्य को तो बिल्कुल सांप्रदायिक बातों से, यानी कि सांप्रदायिक रूप से बिल्कुल अलग कर दिया। तो ये कहीं भी कहीं ऐसा माना गया है कि यह भी उचित बात नहीं है साहब। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात आती है कि इस नाम से आदिकाल की अन्य प्रवृत्तियां, जैसे इस नाम से आदिकाल की अन्य प्रवृत्तियां जैसे प्रेम तत्व, श्रृंगार, मनोरंजन आदि का बोध नहीं होता। आदि का इससे बोध नहीं होता है। तो फिर ये सारी चीजें भी छूट गई इसमें। देखो आप कितने बढ़िया तर्क हैं साथियों, ये भी चीजें छूट जाती है। फिर यहाँ पर ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, और तीसरा क्या तर्क, क्या अनौचित्य इसका है, इस नाम से केवल रचनाकारों की प्रवृत्ति का पता चलता है। इस नाम से केवल रचनाकारों की प्रवृत्ति का पता चलता है। केवल रचनाकारों की प्रवृत्ति का पता चलता है, जन चेतना का नहीं। केवल रचनाकारों की प्रवृत्ति का पता चलता है कि उन्होंने किस आधार पर रचना या किस प्रवृत्ति को आधार बना करके रचना करी है, लेकिन कोई भी जन जागरूकता या जन चेतना का पता यहाँ पर नहीं चलता है। आगे बात करेंगे अब इसी क्रम में। आगे है, अगले 4th नंबर पर आते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा प्रदत्त संधि और चारण काल नाम। देखो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा प्रदत्त संधि काल और चारण काल। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि और चारण काल कहा। तो इसके पीछे भी क्या विश्लेषण रहा, वो भी थोड़ा सा हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। चलिए लिखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के विकास के हिंदी साहित्य के विकास के प्रथम चरण को
दो खंडों में, प्रथम चरण को दो खंडों में, प्रथम चरण को इन्होंने दो खंडों में बांटा। एक तो संधि काल कहा और दूसरा इन्होंने चारण काल में विभक्त किया है। नंबर 1 संधि काल तथा दूसरा इन्होंने चारण काल, चारण काल में विभक्त किया है। इन्होंने संधि काल में और चारण काल में विभक्त किया है। फिर आगे बात आती है, लिखिए संधि काल से तात्पर्य अपभ्रंश एवं हिंदी के मिलन से हैं। तात्पर्य अपभ्रंश एवं हिंदी के मिलन से हैं, अपभ्रंश एवं हिंदी के मिलन से हैं। फिर ये कहते हैं कि संधि काल नाम मैंने इसलिए दिया कि हिंदी और अपभ्रंश भाषा का मेल हुआ, तो मैंने इसका नाम जो है संधि काल दे दिया। फिर आगे कहते हैं, यानी कि यहां पर एक बात लिख लो, कोष्टक में लिख लेना इसको, अपभ्रंश की अंतिम अवस्था एवं हिंदी का आरंभ। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था एवं हिंदी का आरंभ, ये इन्होंने मिलता हुआ बताया है कि ये मिले, तो मैंने इसको क्या दे दिया नाम, संधि काल नाम दे दिया था। तो मैंने फिर दोनों कालों का नाम भी मिला दिया था। ऐसा ये जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है साहब। चलिए आगे लिख लेते हैं, इसका पॉइंट लिखो। और चारण काल के पीछे क्या रीजन था, चारण काल नाम देने के पीछे क्या रीजन था? चारण काल कहने का तात्पर्य, चारण काल कहने का तात्पर्य, चारण काल कहने का तात्पर्य चारणों द्वारा रचित साहित्य से हैं। चारणों द्वारा रचित साहित्य से हैं, चारणों द्वारा रचित साहित्य से हैं। ये इन्होंने तर्क दिए हैं भाई, इस वजह से मैंने संधि काल और चारण काल नाम दिया है आदिकाल का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं। लेकिन इसका अनौचित्य देखिए, अब आप इसका अनौचित्य भी बहुत बड़ा अनौचित्य इनको रहा है। अनौचित्य, अब इसका अनौचित्य क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका अनौचित्य क्या है, लिखो। एक ही अनौचित्य इसका रहा है, इन दो नामों से हिंदी भाषा के आरंभ का, इन दो नामों से हिंदी भाषा के आरंभ का तो बोध होता है, आरंभ का तो बोध होता है, आरंभ का तो बोध होता है, किंतु अन्य प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता, किंतु अन्य प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता। ये भैया इसका अनौचित्य है, यानी कि औचित्य नहीं है, अनौचित्य है, ये वो रीजन है। इन दो नाम तो आपने दे दिए, संधि काल चारण काल, लेकिन इससे जो है ना हिंदी भाषा के आरंभ का तो हमें पता लग रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आरंभ का ही पता लग रहा है केवल, और किसी का भी पता नहीं लग रहा, और कोई प्रवृत्ति का पता हमें यहां लग ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, अपभ्रंश की जो अंतिम अवस्था है और हिंदी की जो आरंभिक अवस्था है आपने उसको मिला दिया, तो आपने संधि काल कह दिया, लेकिन चारण काल कहने का तो यहाँ रीजन ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कहती है कि इन दो नामों से हिंदी भाषा के आरंभ का तो बोध हो रहा है, लेकिन अंतिम का बोध तो हो ही नहीं रहा, या अन्य प्रवृत्तियों का बोध ही से हो ही नहीं रहा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है साथियों, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अब अगले वीडियो में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो नामकरण किया गया है, और आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो नामकरण किया है वो है बीज वपन काल, ठीक है। वो अगले वीडियो में हम देखेंगे साथियों। तो शायद अच्छा लगेगा आप लोगों को, और आप नोट्स बना रहे हो तो बनाइए, क्योंकि मैं आपको बता दूं इससे बेस्ट क्लास आपको नहीं मिलेगी। ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत की जाती है साथियों, बहुत एक एक कहां से चीजों को निकाला जाता है, ताकि ऐसा लगे कि आपकी एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए, और पेपर अभी ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है साथियों। अगर आपको नोट्स मंगवाने हिंदी साहित्य के इतिहास के या काव्य शास्त्र के, तो साथियों ये ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के, जो है 1 लाइनर क्वेश्चन फॉर्म में है। आप इन्हें मंगवाइए, 350 रुपए के आपके पड़ेगी, लेकिन अच्छी बुक है, मतलब लगभग 5000 से 8000 के आसपास इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको। धन्यवाद, थैंक यू।